हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध देख लिया था और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखें, मैंने मान लिया कि अनंत पर कई सारे आवेश रखे हुए हैं। मैंने क्या मान लिया कि अनंत पर कई सारे आवेश रखे हुए हैं। उन आवेशों को मैं अनंत से इस जगह लेकर आ रहा हूं। अनंत से आवेशों को उठाकर मैं इस जगह लेकर आ रहा हूं। तो आवेशों को अनंत से इस जगह परस्पर पास लाकर अपन एक निकाय की रचना करेंगे। जब निकाय कैसा हो सकता है, 2 आवेशों का भी हो सकता है, 3 आवेशों का भी हो सकता है, 4 आवेशों का भी हो सकता है, 5 आवेशों का भी हो सकता है और n आवेशों का भी हो सकता है। तो अनंत पर स्थित जो आवेश है उन आवेशों को मैं यहां परस्पर पास लाकर एक निकाय की रचना करूंगा और उस निकाय की रचना करने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अनंत पर स्थित आवेशों को परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम चालू करते हैं। पहले हम 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। 2 आवेशों के निकाय की 2 आवेशों के निकाय की 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। मान लिया कि ये 2 आवेश हैं। अपन ने मान लिया कि ये 2 आवेश हैं। एक आवेश है Q1 और एक आवेश है आपका Q2। ये आवेश A बिंदु पर स्थित है, ये आवेश B बिंदु पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। माना कि 2 आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्थित है। माना कि प्रारंभ में, अब मैं क्या मानूंगा कि ये दोनों आवेश प्रारंभ में अनंत पर स्थित थे। माना कि ये दोनों आवेश प्रारंभ में कहां पर स्थित हैं, अनंत पर स्थित हैं। अब मैंने क्या किया, सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से कहां पर लेकर आया, A बिंदु पर लेकर आया। एक बात समझें, जब मैं Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु पर लेकर आऊंगा तो यहां पर अभी कोई आवेश नहीं है। जब मैं इस Q1 आवेश को A बिंदु पर लेकर आऊंगा तो यहां पर अगर कोई आवेश नहीं है तो यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा।
और जब मैं Q1 आवेश को A बिंदु पर लेकर आऊंगा तो मुझे किसी भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना नहीं पड़ेगा। इसलिए Q1 आवेश को जब मैं अनंत पर से A बिंदु पर लेकर आऊंगा तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में मुझे कोई अतिरिक्त कार्य करना नहीं पड़ेगा। परंतु जब A बिंदु पर Q1 आवेश आ जाएगा तो Q1 आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और जब मैं Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश के समीप लेकर आऊंगा तो मुझे Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहले आवेश को जब भी आप लेकर आएंगे तो आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, परंतु जब दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आप तीसरे आवेश को लेकर आएंगे तो आपको इसके विद्युत क्षेत्र और इसके विद्युत क्षेत्र, दोनों ही विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अपन ने मान लिया कि प्रारंभ में ये Q1 आवेश अनंत पर स्थित है, तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1 बराबर 0। अब अगर मैं इस Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर मतलब R दूरी पर विद्युत विभव निकालूं तो V बराबर हो जाएगा K Q1 अपॉन R, समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इस Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लेकर आऊंगा। तो Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपने V बराबर पढ़ा W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V Q। तो Q2 आवेश को जब आप अनंत से B बिंदु पर लेकर आएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W2 बराबर V Q2। तो V का मान रखेंगे, V का मान कितना है, K Q1 अपॉन R और इसका मान कितना है, Q2। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो पहले आवेश को लाने में इतना कार्य और दूसरे आवेश को लाने में इतना कार्य। अगर मैं दोनों कार्यों का योग कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा, दो आवेशों को अनंत से परस्पर पास लाने में किया गया कुल कार्य, और किया गया जो कुल कार्य है वो किसके रूप में संचित होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अर्थात दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर मतलब W बराबर W1 प्लस W2। तो U बराबर W1 का मान रखेंगे कितना है, 0। W2 का मान रखेंगे कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो U बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या निकल गया आपका, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखें अब आप निकालेंगे तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखें तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे, वही मानेंगे कि तीन आवेश अनंत पर स्थित हैं। क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि तीन आवेश अनंत पर स्थित हैं। इसमें से मैं एक Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक ला रहा हूं। कहां पर लेकर आ रहा हूं, Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लेकर आ रहा हूं। तो Q1 आवेश को जब मैं अनंत से A बिंदु तक लेकर आऊंगा तो मुझे किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, W1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, Q2 आवेश को अनंत से
इस बी बिंदु तक लेकर आ रहा हूं। तो Q2 आवेश को अनंत से मैं बी बिंदु तक लेकर आऊंगा तो मुझे Q1 आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली कितनी है, R12। तो Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, V बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12, जो अभी अभी अपन ने निकाला है। अब इसी प्रकार से जब मैं Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु पर लेकर आऊंगा तो Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में, Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में मुझे Q1 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और Q2 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली कितनी हो गई, R13, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, R23। तो Q3 आवेश को Q1 और Q2 आवेश के समीप लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये निकल गया आपका। अब तीन आवेशों के लाने में कार्य निकाल लिया। अब तीनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य निकालें तो वो क्या हो जाएगा, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीन आवेशों को निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा मतलब किया गया कुल कार्य। तो U बराबर W का मान 0, W2 का मान K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। तो U बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, जो कि क्या आ गई, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से हमने दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली और उसके बाद तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब आगे हम देखेंगे कैपिटल N आवेशों के निकाय की, कैपिटल N आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कैपिटल N आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कैपिटल N आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वही वाली बात कि कैपिटल N आवेश जो है वो अनंत पर स्थित है। उन कैपिटल N आवेशों को परस्पर पास ला, अनंत से परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, N आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अनंत पर स्थित N आवेशों को परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, N आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वही पहले मानेंगे हम Q1 आवेश है जो अनंत पर स्थित है। इस Q1 आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु A पर ला रहे हैं या किसी बिंदु पर ला रहे हैं, तो किसी बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। तो W1 बराबर कितना हो गया, 0। अब मैं क्या करूंगा,
Q2 आवेश जो अनंत पर स्थित है, Q2 आवेश जो अनंत पर स्थित है उसे Q1 आवेश के समीप लेकर आऊंगा। तो जब मैं Q1 आवेश के समीप लेकर आऊंगा तो मुझे Q1 आवेश के समीप लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य हो जाएगा, W2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से जब मैं तीसरे आवेश को मतलब Q3 आवेश को Q1 और Q2 आवेश के समीप लेकर आऊंगा तो मुझे Q1 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, Q2 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो Q3 आवेश को Q1 और Q2 आवेश के समीप लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, Q1 के समीप लाएंगे तो Q1 Q3 R13। इसी प्रकार से Q2 के समीप लाएंगे तो K Q2 Q3 R13, समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार से अगर मैं Q4 आवेश को, कौन से आवेश को, Q4 आवेश को अनंत से किसके समीप लेकर आऊं, Q1 Q2 Q3, तो Q4 आवेश को Q1 Q2 Q3 आवेश के समीप लाने के लिए मुझे Q1 Q2 और Q3 तीनों आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q4 आवेश को Q1 आवेश के समीप लेकर आएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, R14। ऐसे ही Q2 आवेश के समीप भी लेकर आए हैं तो कितना हो जाएगा, R24। इसी प्रकार से Q3 आवेश के समीप भी लेकर आए तो कितना हो जाएगा, R34। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, 5 बन गई। तीनों समीकरणों को अगर अपन इन चारों समीकरणों को 4 समीकरण बन गई, इन चारों समीकरणों को अगर अपन जोड़ दें तो 4 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चारों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो 0 प्लस W2 का मान रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। इस प्रकार से ये 4 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल गई। K कॉमन ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R12, K कॉमन ले लिया, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34। ये आपकी 4 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल गई। हमें निकालनी है n आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखें, अगर अपने को n आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो U बराबर क्या निकालेंगे अपन, n आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। n आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखें, n आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो ये K लगा दिया, भार K है, सिग्मा कर दिया। अब देखें यहां पर आप Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 मतलब 2 बार Q आ रहे हैं, Q I लिख दो, Q J लिख दो, अपॉन ऐसे ही R12 तो
आई जे। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये देखेंगे कि ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, मतलब आई और जे कभी भी बराबर नहीं होंगे। आई और जे नॉट इक्वल। दूसरी बात, आई और जे का जो मान होगा वो एक से लेकर आई और जे का मान जो है वो कहां तक चलेगा? एन तक चलेगा। परंतु एक बात देखें आप, एक चीज और समझें, यहां तक आपका कंप्लीट हो रहा है पर इसके अंदर एक कमी है। क्या कमी है? मैंने मान लिया कि आई और जे का मान इसका 1 रख लिया, इसका 2 रख लिया। मैंने आई और जे का मान क्या रख दिया? 1 और 2, दोनों अलग अलग है। अगर ऊर्जा निकालूं तो कितनी निकलेगी? K Q1 Q2 अपॉन R12। आई और जे बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आई का मान 2 रख दूं और जे का मान 1 रख दूं तो फिर कितनी निकलेगी? K Q2 Q1 R21। तो ये ऊर्जा और ये ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह है कि Q1 आवेश के समीप Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, या फिर Q2 आवेश के समीप Q1 आवेश को। तो अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अनंत पर 2 आवेश रखे हैं, Q1 व Q2। मैं जैसे मैंने बोला, मैं Q1 आवेश के समीप लेकर आया Q2 आवेश को, तो मैं ये भी से बोल सकता हूं कि पहले मैं Q2 आवेश को ले आया, उसके बाद मैं Q1 आवेश को ले आया, तो बात बराबर होती है। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं तो ये एक ही ऊर्जा 2-2 बार रिपीट हो रही है। देख लें आप, मैंने आई और जे का मान एक बार चेंज कर लिया, फिर पलट के लिख दिया, तो एक ही ऊर्जा इस रिलेशन से 2 बार रिपीट हो रही है। तो अपने को एक ही ऊर्जा को 2 बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि Q1 आवेश के समीप Q2 आवेश को लेकर आओ या Q2 आवेश के समीप Q1 आवेश को लेकर आओ, बात एक ही है। इसलिए इस स्थिति में ऊर्जा डबल रिपीट हो रही है, तो उस ऊर्जा को आप क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अब ये आपका फॉर्मूला सही है। व्यापक रूप में ये एन आवेशों के निकाय की क्या निकल गई? आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो गई। आगे देखें, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी प्रकृति का होता है। तो 11वीं क्लास में हम 2 प्रकार के बल पढ़ते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। ठीक है, तो संरक्षी और असंरक्षी बल के अंदर हम 2-3 डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, अब हमको यह सिद्ध करना है कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी प्रकृति का होता है। तो अगर संरक्षी प्रकृति है तो संरक्षी प्रकृति के लिए यह बोला जाता है कि अगर कोई बल संरक्षी प्रकृति का है तो एक बंद पथ में अगर किया गया कुल कार्य 0 के बराबर हो जाए। अगर एक बंद पथ में किया गया कुल कार्य 0 के बराबर हो तो ऐसा बल जो होता है वो संरक्षी होता है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो असंरक्षी होता है। आपको सिद्ध करना है कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी प्रकृति का होता है। इसका मतलब यह है कि स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति संरक्षित शिक्षित करने के लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि अगर किसी परीक्षण धनावेश को हम एक बंद पथ पर ले जाएं तो बंद पथ तक ले जाने में किया गया कुल कार्य जो है अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। तो हमने क्या किया, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी प्रकृति सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ये 2 बिंदु है A और एक बिंदु है B। ये एक बिंदु है A, एक बिंदु है B। मैंने मान लिया कि परीक्षण धनावेश को मैं A बिंदु से कहां विस्थापित कर रहा हूं? B बिंदु तक। परीक्षण धनावेश को मैं A बिंदु से कहां पर विस्थापित कर रहा हूं? B बिंदु पर विस्थापित कर रहा हूं। तो परीक्षण धनावेश को जब मैं A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करूंगा तो परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक मैंने L मार्ग द्वारा विस्थापित कर दिया। कौन से मार्ग द्वारा? L मार्ग द्वारा। तो परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक L मार्ग द्वारा विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? विस्थापित करने में किया गया कार्य अगर मैं बोल दूं कितना है? WAB है। कितना बोल दूं? WAB। और मैं बोल दूं कि A बिंदु पर विद्युत विभव VA और B बिंदु पर विद्युत विभव VB है। तो A बिंदु परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक L मार्ग द्वारा विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना है?
डब्ल्यू ए बी, तब विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन प्लस का क्यू जीरो। समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से अगर मैं परीक्षण धनावेश को यहां ले आया बी बिंदु पर, अब अगर मैं इस परीक्षण धनावेश को बी बिंदु से कहां पर ले जाऊं, ए बिंदु तक ले जाऊं, और कौन से मार्ग द्वारा ले जाऊं, एल डैश मार्ग द्वारा ले जाऊं, तो परीक्षण धनावेश को अगर बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू बी ए है, तो इनके मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, बी, और अंतिम बिंदु कितना है, ए, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए प्लस का क्यू जीरो। अब ये बंद पथ में किया गया कुल कार्य निकल जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि ए से बी बिंदु तक विस्थापित किया तो डब्ल्यू ए बी, बी से ए तक विस्थापित किया तो डब्ल्यू बी ए, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कुल कार्य निकल जाएगा, एक बंद पथ में किया गया कुल कार्य। अगर इस कुल कार्य का मान शून्य आ गया तो मैं बोल दूंगा कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन प्लस का क्यू जीरो प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन प्लस का क्यू जीरो। वी बी से वी बी, वी ए से वी ए कैंसिल, कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, ठीक है, ये प्लस क्यू जीरो को ऐसे लेंगे, इधर लाएंगे तो जीरो, तो एक बंद पथ पर किया गया कुल कार्य का मान कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है।